ये हैं सुखबीर कामरेड, सीटू पार्टी से हिसार लोकसभा से उम्मीदवार हैं। स्वागत है सुखबीर जी आपका। शुक्रिया। तो कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? एक बार तो हम लगभग हलकों में जा चुके, 200 के करीब गांव हम लोग कवर कर चुके, और जहां भी जिस भी गांव में जा रहे हैं लोग सुन रहे हैं हमारी बात को। न सिर्फ सुन रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की जो बातें आप लोग कर रहे हो या जो आप लोग करते रहे हो पिछले कई सालों से, जी जी, वो आपके अलावा कोई नहीं करता है। जी जी। तो कोई भी विरोध करने वाला हमें तो मिला नहीं किसी भी। पार्टी का क्या जनाधार मानते हो आप? जनाधार तो पार्टी जो है हमारी वो मजदूर किसानों की पार्टी है। जी जी जी। ज़्यादा पैसे वालों की पार्टी नहीं है। मजदूर किसानों के संघर्षों में ही वो आगे रहती है, वही पार्टी का जनाधार है। और वो अगर एकजुट हो जाते हैं तो ये स्पष्ट है कि फिर कोई भी टक्कर में नहीं टिकता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हो? भाजपा सरकार के जहाँ तक कार्यकाल की बात है, पिछले 5 साल में अमीर और गरीब की जो खाई है वो और ज़्यादा चौड़ी होती चली गई। जी जी जी। और आप देखिए, सरकार का ही आंकड़ा कहता है कि मतलब देश में 9 लोग ऐसे पैदा हो गए जिनके पास देश की आधी जनता के बराबर संपत्ति है। जी, मतलब आप ये कहे कि 1% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है, जो 5 साल पहले 49% थी। बिल्कुल। ये अमीर गरीब की खाई बड़ी है, और किसान और मजदूर जो है वो बुरी तरह से परेशान है। इनने जो वायदे भी किए थे, अब जैसे 1.5 गुना दाम देने का वायदा किया फसलों का, दिखाई तो कहीं नहीं दे रहा। दिखाई नहीं। अब आप बाकी छोड़ दें पीछे का भी, अब सरसों की फसल आई हुई है, 4200 रुपये रेट घोषित है सरकारी। 3200, 3300, 3400 में खरीदने वाला नहीं मिल रहा कोई। वैसे भी सरकार कह रही है कि हम 6 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, कभी उसको 8 क्विंटल कह देते हैं। भाई एक किसान मेहनत करके 35-35 मन, 40-40 मन सरसों पैदा करता है, उसकी खरीद क्यों नहीं हो रही? कि किसान, मजदूर, कर्मचारी जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं वो तो बुरी तरह से परेशान है। अभी करनाल में ITI के छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, क्या आप मानते हैं सरकार फेलियर रही है? बिल्कुल, मतलब वो लाठीचार्ज हुआ और उससे पहले जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नौबत क्यों आई प्रदर्शन करने की। जी जी जी। क्योंकि बसों की बड़ी भारी परेशानी है। मैं तो देहात में बड़े हिस्से में गया हूँ, मतलब सुबह सुबह आप देखोगे किसी भी गाँव के बस स्टैंड पर भीड़ उमड़ती है बच्चों की, बसेज है नहीं। जी जी जी। लोग सरकारी बस मांग रहे हैं। जी जी। सरकार जो है वो प्राइवेट की तरफ भाग रही है। जी जी। और यही कारण है वो जो दुर्घटना में उस विद्यार्थी की मौत हुई, हमने कहा ये सरकार की वजह से हुआ है सब कुछ। सरकार अगर बसों का प्रबंध करती विद्यार्थियों के लिए तो ये घटना नहीं होनी थी। जी जी जी। हम भी जब पढ़ते थे हमने भी बसों के सवाल को लेकर आंदोलन किए, ITI के लिए स्पेशल बसें जाती थी। जी जी। तो ये बिल्कुल सरकार इस मामले में फेल नहीं है, बल्कि वो तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। रोडवेज, हरियाणा की रोडवेज जो है वो तो देश में नंबर 1 है, कई बार उसको तगमे मिल चुके, उसके बावजूद उसको बेचने पर उतारू है। पिछले सालों में आरक्षण के नाम पे हरियाणा को जलाया गया, क्या था ये सब और कौन लोग थे ये करने वाले? असल में जातिगत राजनीति फैलाने का ही काम है। और मतलब इसकी प्रकाश आयोग जो बना था उसकी रिपोर्ट अगर सार्वजनिक की जाती है तो सामने आ जाता सब कुछ। जी जी जी। अब दोनों तरफ आप देखिए, एक तरफ रैली हो रही है जाटों की, वहाँ भी बीजेपी का मंत्री शामिल है। जी जी। दूसरी तरफ जो गैर जाट का नारा दे के लोग लड़ रहे थे, वहाँ भी मंत्री शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। अब ये भी देखिए आप, मतलब आरक्षण के नाम पर हरियाणा जलाया गया, लोगों के बीच फूट डाली गई, जबकि हालात ऐसी है। ठीक आंकड़ा मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा है। आप देखिए 1982 में हरियाणा की जनसंख्या 1.25 करोड़ थी। जी जी जी। और पक्की नौकरियां लगभग 4 लाख के आसपास थी। आज जनसंख्या होगी डबल से ज्यादा। हाँ, और पक्की नौकरियां घट के 2.5 लाख पर पहुंच गई। नौकरियां हो तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी किसी को। आपकी नज़र में आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? आरक्षण का आधार जो पहले से देश के संविधान में तय किया गया है, मेरी पार्टी स्पष्ट ये कहती है कि पहले से तय किए गए आरक्षण के आधार के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पीढ़ियों से जो दबे हुए लोग हैं उनको उभारने के लिए वो आरक्षण तय किया गया था। दूसरा, आज जब खेती के अंदर संकट बढ़ा है तो जो खेती करने वाली जो जातियां हैं वो उनके अंदर भी एक संकट आया है। जी जी जी। इसलिए हमारी पार्टी तो स्पष्ट कहती है कि कुछ प्रतिशत ऐसे लोगों को भी जो हैं, मतलब उनको सवर्ण जातियां कहते हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी केरल की सरकार ने दिया है। जी 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 जी।
भाजपा दावा कर रही है कि 4.5 साल में 50,000 से ज़्यादा नौकरियां दी हैं और सभी भर्तियों में पारदर्शिता बरती गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पारदर्शिता तो देखिए, मैं सीधे तौर पर तो कोई आरोप लगाए, अब मैं कई गांव में गया हूँ, कहीं कहीं ऐसे बोलते हुए लोग मिल जाते हैं कि कहाँ बोला बगैर पैसे मैंने 7 लाख दिए हैं, कोई कहता है मैंने 4 लाख दिए हैं। अब वो सामने तो हो सकता है आने के लिए तैयार नहीं होंगे। और इसको क्या पारदर्शिता कहोगे आप? मतलब एक PhD किए हुए, MTech MA किए हुए विद्यार्थी को आप, जिसको प्रोफेसर लगना चाहिए था, उसको आप चपड़ासी बना रहे हो। भाई इससे क्या पारदर्शिता इससे साबित करना चाहते हो? उनको जो नौकरियां चाहिए थी वो तो आपने दी नहीं। और ये देख लेना आप, मतलब अच्छा खासा हिस्सा जो है वो उनको छोड़ के आ चुका या ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। ये जो ग्रुप D की नौकरियां जो जिनकी बात करते थे, और जो उनके पहले लगे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पे या कच्चे जो लगे हुए थे, उनको हटा दिया इनने। जितनी नौकरियां इन्होंने दी उसके बराबर उतना ही हटा दिया इन्होंने। आपके चुनाव घोषणा पत्र में खास क्या रहेगा? हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट कहा है कि किसान को हम फसल का 1.5 गुना भाव सुनिश्चित करेंगे। उसका जितना लागत आएगी, उसकी जमीन का किराया विराया जो भी है सारा कुछ जोड़ के 1.5 गुना हम भाव फसल का सुनिश्चित करेंगे। हमने केरल में किया भी है। शिक्षा के सवाल के ऊपर सरकारी क्षेत्र के अंदर शिक्षा हो, इस बात को लेके हम बढ़ावा देंगे। हमारी केरल की सरकार ने ये काम किया है ऑलरेडी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है, मतलब बेहतर स्वास्थ्य सरकारी क्षेत्र के अंदर मिले, प्राइवेट क्षेत्र की लूट बंद हो, और 6,000 रुपये मिनिमम पेंशन वृद्धों की, विधवाओं की, विकलांगजन जो हैं उनकी 6,000 रुपये मिनिमम जो है मासिक पेंशन, बल्कि होना चाहिए जितना मिनिमम वेज हो उसकी आधी पेंशन मिले। मजदूरों के संबंध में भी 18,000 रुपये पूरे देश का मजदूर आंदोलन मांग कर रहा है न्यूनतम वेतन की। हमारी पार्टी ने केरल के अंदर पहले से ही 18,000 रुपये तय कर दिया न्यूनतम वेतन। 2016 में ही हम लोग नोटिफाई वहाँ पर कर चुके 18,000 रुपये, और देश के स्तर पर मैं कह 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन हो। इस बात का मुख्य तौर पर घोषणा पत्र में पार्टी के अंदर, शिक्षा के ऊपर भी 6% जो है बजट का हिस्सा खर्च किया जाए, तभी सरकारी जो क्षेत्र उसमें बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के सवाल पर अगर आप सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दोगे तो रोजगार सर्जित होंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कुछ मसले हैं मुख्य तौर पर जिनमें, बाकी तो पूरा पार्टी का घोषणा पत्र है वो आपको दे देंगे, आप भी पढ़ना उसको। अपनी पार्टी का मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, अगर मजदूर किसान एकजुट होकर हमारे साथ आता है तो ये स्पष्ट है कि हमारा फिर किसी से मुकाबला नहीं होगा। मजदूर किसानों की ही पार्टी है और हम तो स्पष्ट कहते हैं। आपकी पार्टी का साथ क्यों दे? जनता इसलिए साथ दे कि पिछले 5 साल नहीं, बल्कि आप देश की आज़ादी के आंदोलन में देख लें, चाहे देश की आज़ादी के आंदोलन के बाद जन संघर्षों में लोगों के सवालों को लेकर अगर कोई लड़ा है तो वो लाल झंडे की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। किसानी की कभी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाए, बीमारी से हो जाए, तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियां ही लड़ती हैं, लाल झंडे के लोग ही लड़ते हैं। किसी मजदूर के साथ कोई दिक्कत हो जाए, और जब भी देश में ताकत बढ़ी है, ये मनरेगा का कानून, ये आपका निर्माण मजदूरों के लिए कल्याण कानून जो BOC एक्ट बना, इसको बनवाने के लिए कम्युनिस्टों की बड़ी भूमिका देश में रही है। और वो आंदोलन भी कम्युनिस्टों का नेतृत्व में ही बड़े बड़े लड़े गए हैं पूरे देश के, हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी। चाहे बस पास बढ़वाने के सवाल को लेकर आंदोलन हुआ, हमारी पार्टी के कॉमरेड फूल सिंह शोकन, जिन्होंने पहले हिसार से चुनाव भी लड़ा, 11 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे, तब जाके बस पास बना। हाँ, 11 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे कॉमरेड फूल सिंह शोकन, जब वो पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तब जाके बस पास बना। ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कम्युनिस्टों के संघर्षों की बदौलत मिली है। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँ, जात धर्म में बंटने की बजाय अपनी एकता को मजबूत करते हुए जो लोग आपके संघर्षों में साथ रहे हैं, वही उनको पहचान करके उनके पक्ष में मतदान करें। और लाल झंडे की पार्टियां ही लोगों के संघर्षों में साथ रही हैं। उनके अलावा वो अब वोट तो लेके चले जाएंगे, लेकिन बाद में 5 साल जो है वो लोगों के उनका कोई वास्ता लोगों से नहीं रहता। यही अपील करना चाहता हूँ मैं कि एकताबद्ध होके अपने संघर्षों के ऊपर जो है अपना मत जो है वो डालें आप, यही अपील। जरूरत पड़ी तो किस पार्टी को समर्थन देंगे? वो तो देखिए चुनाव के बाद तय होगा। असल में हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पहले बनाना शुरू कर देते हैं देश के अंदर, जबकि प्रधानमंत्री तो देश के MP तय करेंगे। अब आप आज कोई किसी को प्रधानमंत्री बना रहे हो और वो चुनाव हार गया आपका पार्लियामेंट का, अब वो क्या मतलब तुक बनता है फिर? MP बनेंगे देश के, और देश में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने, ऐसा हमने पहले से ही घोषित किया है। पार्टी ने अपना कार्यक्रम जो है वो, और इसी को लेके हम जो है एक ऐसी सरकार बने जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष जो देश का चरित्र है उसकी हिफाजत कर सके।
तो ये थे सुखबीर कामरेड जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, हिसार से लोकसभा उम्मीदवार। तो ये अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। तो अब ये आने वाली 23 मई को ही फाइनल हो पाएगा कि इनकी पार्टी की विचारधारा को लोग किस रूप में लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी।